दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में फिलहाल हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंसोलेशन और हीट बजट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, पूरे के पूरे क्लाइमेटोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कहीं पर है तो बस यहीं पे है। तो यही कारण है जो आप अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स को समझने से। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अगर हमें समझना होगा तो उससे पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो बस आम भाषा में कहें तो अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके ऊपर में एटमॉस्फेयर कितना दबाव डाल रही है, यही हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर इसी बात को मैं टेक्निकल रूप में कहूं तो बस आप इतना समझ लो, जो सरफेस सरफेस कौन सा सरफेस, तो अर्थ का सरफेस, ठीक है। यूनिट एरिया, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब आपके ऊपर में जो भी एयर कॉलम का वेट होगा, ठीक है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। कैसे नापते हैं इसको? नापते हैं मिली बार्स में, एमबी, ठीक है। और स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर कितना है? तो 1013.2 MB। इस डेटा को आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल उठता है, जो सी लेवल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? तो मान लो ये सी है, इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर एवरेज कितना प्रेशर डाल रही है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। अब आप ये समझो, जो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपके ऊपर में इतने सारे एयर पॉकेट्स हैं, ठीक है, और काफ़ी क्लोजली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो फिर आपको इतने सारे एयर पॉकेट्स अपने सर पे उठाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे दबाव कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, जो एल्टीट्यूड के हिसाब से एयर प्रेशर वेरी कर रहा है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो अब आपको वर्टिकल वेरिएशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस समझ लो, जो एक बंदा है जो जमीन पे खड़ा है और इसने इतना ज़्यादा एयर का मास उठा रखा है अपने ऊपर में, यही बंदा अगर ये पहाड़ पे चला जाता है तो फिर इसको कम एयर मास उठाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब ये वेरिएशन कैसे होता है? तो ये वेरिएशन होता है रफली 1 MB पर 10 मीटर राइज, यानी कि जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हाइट के हिसाब से कम होता चला जाएगा, 1 MB पर 10 मीटर राइज, ठीक है। नीचे एयर डेंसर होता है, क्यों? क्योंकि धरती माता यहाँ पे होती हैं और ग्रेविटी का इस्तेमाल करती हैं ताकि हवाओं को अपने पास खींच सकें, ठीक है। और बस इतना ही है कहानी। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? दोस्तों, अगर आप दिल्ली से चिप्स लेके जाओगे कुल्लू मनाली, तो आपका चिप्स का पैकेट इस तरीके से फूल जाएगा। और अगर आप और भी हाइट पे जाओगे, एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो चांसेस है जो ये चिप्स का पैकेट फट भी जाए, ठीक है। और यही कारण है, जो अगर आप एरोप्लेन में सफ़र करते हो तो आपके कान में हल्की हल्की खिचखिचाहट होती है, ठीक है। और ये होता क्यों है? क्योंकि कान का अपना एयर प्रेशर होता है और चारों तरफ लो प्रेशर होने के कारण इस पे भी प्रभाव पड़ता है और आपको ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक बंदा है, इसने क्या किया, जो यहाँ पे ये नॉर्मल बॉटल जो है, ये नॉर्मल यहाँ पे प्रेशर है वहाँ पे लेके गया और थोड़ा सा ये पिच का हुआ है ना। अगर ये हाई प्रेशर वाले जोन में जाता है, ठीक है, जहाँ पे हाई प्रेशर है, तो फिर देखो ये बॉटल किस तरीके से पिचक गया। अगर ये बहुत ही ऊपर चला जाता है, यानी कि सी लेवल से एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है, अच्छे खासे हाइट पे पहुंच जाता है, मान लो लेह लद्दाख पहुंच गया, ठीक है, तो यही बॉटल इतना फूल जाता है। कारण क्या है? तो यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर में क्या होता है? तो देखो, हवा उतनी ही है लेकिन काफ़ी दूर दूर होंगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो हवा पे प्रेशर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और यहाँ पे हवा पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये बॉटल थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो आपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, ये बंदा बलून फुला रहा है, बलून फुला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये हवा को इस बलून में फूंक रहा है, और जब ये हवा को फूंकेगा, ठीक है, तो बॉल बलून बड़ा होगा, फिर और फूकेगा और बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि अंदर धीरे धीरे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हवा के जो पॉकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस इस एरिया में हो जाएंगे। और आपने अगर यहाँ पे पिन मार दिया तो फिर क्या होगा? पिन मार दिया आपने, तो
ये जो हवा है ये हाई प्रेशर से बाहर की ओर लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, है ना। बस इतना ही आपको याद रख लेना है, इस पूरी की पूरी कहानी का सार इतना ही है, जो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। इस स्टेटमेंट को आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज आपको बार बार पूरी कहानी में नजर आएगी। ये तो थी आसान भाषा। अब थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं, ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे दो एयर प्रेशर मिल रहे हैं, एक लो एयर प्रेशर है और एक हाई एयर प्रेशर है, ठीक है। अब आप कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझो। देखो हवा किधर मूव कर रही है, तो देखो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन क्या है। तो विंड का डायरेक्शन इस तरीके का है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। दोस्तों ये जो हाई प्रेशर का जो पॉकेट है ना, ये डाइवर्ज हो रहा है। देखो एरो जो है ये बाहर की ओर है, दिख रहा है आपको, है ना। चारों तरफ आपको एरो दिख रहा है। और यहाँ पे लो प्रेशर में हवा जो है वो कन्वर्ज हो रही है, यानी कि अंदर मुड़ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे, जो अगर आपको क्लियर स्काई दिख रहा है चारों तरफ, तो क्या वो हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है। तो दोस्तों वो होगा हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर में स्काईज जो है वो काफी क्लियर दिखती हैं, बादलों का फॉर्मेशन नहीं होता है। लो प्रेशर में क्या दिखेगा, तो आपको क्लाउड का फॉर्मेशन दिखेगा और स्टॉर्मी वेदर देखने को मिलेगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देते हैं, जो अगर बैरोमीटर में, बैरोमीटर नाम सुना सुना लग रहा है, ये क्या होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर मरकरी सडनली फॉल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे कीवर्ड है सडनली फॉल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि तूफान आने की चेतावनी है, ठीक है। तो ये सब ऐसे हैं जो फ्री के मार्क्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिंग किस चीज का है। तो दोस्तों इस रिंग को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स ये क्या होता है। तो दोस्तों आइसो का मतलब होता है समान, यानी कि सेम, ठीक है। बार्स आपको पता है, जो प्रेशर को बार्स से भी नापते हैं ना, मिली बार अभी आपने देखा ना, ठीक है। तो यानी कि समान प्रेशर। तो ये जो रिंग है 1020 यहाँ पे दिख रहा है, 1016 दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो इस पूरे ये जो रिंग है इसमें 1016 का प्रेशर है। और 1020 इसका मतलब इस रिंग में 1020 का प्रेशर है। सिमिलरली 1012, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से वन ये जो चीज़ है वो डाइवर्ज होके इधर अंदर घुस जा रही है, इधर घुस जा रही है, लो प्रेशर में घुस जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको रिंग दिख रहा है ये सारे के सारे आइसो बार्स हैं, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपने समझ ली, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा जानते हैं। आइसोबार के बारे में आपने समझ लिया, जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस विद इक्वल प्रेशर। अब आप देखो यहाँ पे लो एयर प्रेशर है, यहाँ पे लो एयर प्रेशर है, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर है। अब देखो जहाँ पे 1018 MB है, आगे बढ़ते जाओ यहाँ भी 1018 MB है, और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ यहाँ भी 1018 MB है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस विद इक्वल प्रेशर यानी कि आइसोबार क्या हुआ। तो देखो यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन गई है, पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे कर्व होते हुए फिर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इस तरीके से इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ जो आप कॉल देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे दो एयर प्रेशर पॉइंट्स मीट हो रहे हैं। इस इमेज के हिसाब से कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाई प्रेशर यहाँ पे 1020 MB है, लो प्रेशर यहाँ पे 1014 MB देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, जो हाई प्रेशर जहाँ पे है ना, वहाँ पे चीज़ें डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। और जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हवा कन्वर्ज हो रही है, यानी कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव हो रही है, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है। और ये इमेज मैंने एनसीईआरटी के क्लास 11th से लिया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हवा जो बहती है उसको कंट्रोल कौन करता है। हवा तो समझ में आता है जो चलो बह रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में बह रही है, किस स्पीड से बह रही है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल तो कोई करेगा ना। कौन करेगा। तो दोस्तों तीन चीज़ें हैं कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन। तो एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपको ज़रूरी है। ये पीजीएफ क्या है। दोस्तों अगर आपने केजीएफ मूवी देखी है तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये पीजीएफ है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स और फिर आता है कोरियोलिस फोर्स। तीनों फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता क्या है, ठीक है। देखो हवा बहती है, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हवा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर जहाँ पे है
तो वहां पे आप आइसोबार्स को देखो, यानी कि जो समान प्रेशर है उसको एक रिंग में हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइसोबार्स कितने क्लोज क्लोज हैं। अब इसके ठीक ऑपोजिट में आइसोबार्स कितने दूर दूर हैं। तो फिर जहां पे क्लोज क्लोज हैं वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, और जहां पे दूर दूर है वहां पे वीकर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, ठीक है। तो ये खासियत होती है प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेडियंट फोर्स की, यानी कि स्ट्रॉन्गर व्हेन आइसोबार्स आर क्लोज्ड टुगेदर। समझ में आया? ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये, जो ये आइसोबार्स के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, कौन फोर्स? तो ये फोर्स है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट होता क्या है? तो दोस्तों देखो, अगर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, ये तो लीनियर लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ये हाई प्रेशर यहाँ है और लो प्रेशर वहाँ पे है, ठीक है, तो ये एक तरीके का अगर स्लोप बनाती है तो इसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हाई प्रेशर यहाँ है और लो प्रेशर यहाँ है, तो ये एक तरीके का स्टीप स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ जो अ काइंड ऑफ चेंज राइट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही है प्रेशर का ग्रेडियंस ग्रेडियंस हो रहा है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। तो जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसके पीछे में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, आप बस रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आगे भी ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का एप्लीकेशन जब दिखेगा तो चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे फोर्स की, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? तो ये विंड को स्लो करता है। देखो हवा को कौन बहाता है? तो हवा को बहाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और हवा को स्लो कौन करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आता कहाँ से है? तो दोस्तों अगर मान लो हवा बह रही है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं हवा को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। दे आर द विंड ब्रेकर्स, यानी कि विंड को ब्रेक करते हैं ये, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो ग्राउंड के पास, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है हवा पे, ठीक है, ये जो हवा पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होता है? तो सरफेस पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हवा को ब्रेक करते हैं। 1 to 3 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता होना चाहिए आपको। अब यही फ्रिक्शनल फोर्स ओशंस में वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा को रोकने वाला पैदा ही नहीं लिया, मतलब है होता ही नहीं है ना। तो यही कारण है जो फ्रिक्शनल फोर्स ओशन पे वीक होता है। आ जाते हैं तीसरे महानुभाव के पास, यानी कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कैसे काम करता है? अर्थ रोटेशन से ये काम करता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, लेकिन यहाँ भी हमें चीज़ें समझनी होंगी। क्यों? क्योंकि ये विंड को डायरेक्शन देता है। तो एक बात आपको समझनी होगी, जो कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है, ना कि इसके स्पीड को चेंज करता है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए दे दिया है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछ देते हैं। जो स्पीड को चेंज कर देगा कोरियोलिस फोर्स, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो सिर्फ विंड को डिफ्लेक्ट करता है। क्यों ऐसे करता है? तो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है वो समझ लो, ठीक है। देखो ये अर्थ जो है ये छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ये बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो अगर कोई बंदा होगा तो उसको कितनी ज्यादा स्पीड से यहाँ पे वो मूव कर रहा होगा, लेकिन अगर वही बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो फिर बस ये गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरे अर्थ पे अलग अलग लगता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया, अगर कोई यहाँ पे है तो कोरियोलिस फोर्स अलग लगेगा, यहाँ पे होगा तो अलग लगेगा। यानी कि एक और बात आप समझो, जो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो होता है 0, ठीक है, और पोल्स पे सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई चीजें यहाँ से फेंकी पोल्स की ओर, तो क्या लगता है वो पोल्स की तरफ जाएंगी या फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? आपने फेंका तो इधर था, लेकिन पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो जो चीज आपने फेंकी वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गिर जाएंगी, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो डिटेल में अभी यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स देखना तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है नदर्न हेमिस्फेयर में राइट की ओर लगता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर लगता है। अब कैसे पता करेंगे लेफ्ट लेफ्ट की ओर क्या है, किसका लेफ्ट किसका राइट, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अगर आप इधर की ओर देख रहे हो, ठीक है, आपने चीजें इधर फेंकी हैं, ठीक है, फेंकी तो इधर है लेकिन मुड़ के इधर चली गई है, यानी कि ये आपका राइट हो गया है ना। ये आप इधर देख रहे हो ना, ठीक है। अगर आप इधर ऐसे खड़े हो और इधर आपने चीजें फेंकी हैं, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा? अब आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना।
इधर इस वाला डायरेक्शन ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा। तो बस आप किधर खड़े हो वो ज़्यादा मैटर करता है, चीज़ें कहाँ से फेंकी जा रही हैं वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द कोरियोलिस फोर्सेस। तो आपने देखा जो सरफेस पे जो हवा बहती है वो कंबाइंड इफेक्ट है किसका, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स का और फ्रिक्शन का। ये तीनों मिलके हवा के डायरेक्शन को, स्पीड को डिसाइड करती है। ठीक है, अगर आपने इतनी बात समझ ली तो फिर चलिए समझते हैं हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल विंड पैटर्न्स हैं वो कैसे काम करती हैं। दोस्तों आपको पिछले लेक्चर की ओर ले चलेंगे, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो सन की जो रोशनी है वो कहाँ पे पड़ रही है, तो इस साइड में ज़्यादा पड़ रही है, इधर कम पड़ रही है। कब ये ऐसा होता है, तो ये होता है जनवरी में। तो जनवरी में सदर्न हेमिस्फेयर में आपको गर्मी पड़ रही होती है, समर सीजन होता है ना। और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी कि हमारे अपने इलाके में यहाँ पे विंटर पड़ता है। ठीक है, वैसे तो ये वाला जो इलाका है ना ये तो इक्वेटर है। ठीक है, और ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। ये सारे के सारे जोन आप देख लो, इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ठीक ऊपर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ठीक नीचे में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। अब यहाँ पे जो सूर्य की जो रेज जो होते हैं वो डायरेक्ट पड़ते हैं इतनी ही दूर तक। ठीक है, उसके बाद ये स्लैंट हो जाते हैं। तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देगा जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट किस रीजन में पड़ती हैं, तो बस टॉरिड जोन में ही पड़ती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। सिमिलरली साउथ में है साउथ टेम्परेट जोन, नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपने समझ ली तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यही चीज जो है वो बदल जाती है आपको जुलाई में। जुलाई में क्या हो जाता है, तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। देखो हमारा भारत अभी आएगा कहानी में। ठीक है, देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपको पता है जो हमारे भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी याद भी करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है। क्यों, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है ना। देखो हमारा भारत यहाँ से क्रॉस किया ना अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ जुलाई में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक सूरज देवता ही हैं जो इस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। किस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, तो इस कहानी को जहाँ पे आपको पता चलेगा जो हमारे यहाँ विंड के प्रेशर बेल्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी होगी, जो हम लोगों के यहाँ हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कौन डिसाइड करता है, तो पीजीएफ है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वो क्या कहता है, जो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। नीचे भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी, यहाँ पे लो प्रेशर है, इक्वेटर के पास लो प्रेशर है। इस तरीके से हवा चलती है ना। अब उस चीज को समझो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे सन महाराज हैं। ठीक है, और इक्वेटर पे आपको पता है जो डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पे हवा जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने के कारण ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद ये पहुंच जाती है ट्रोपोस्फेयर के पास। दोस्तों ये जो ट्रोपोस्फेयर का जो पहला लेयर है ना इसको यहाँ पे कहते हैं ट्रोपोस्पॉज। प्रोपोज ने ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब ये ट्रोपोपॉज होता क्या है, तो ट्रोपोपॉज होता है ट्रोपोस्फेयर और ऊपर स्ट्रेटोस, स्ट्रेटोस्फेयर का बाउंड्री। एस पी अच्छी आ रही है ना। तो यहाँ पे है आपको ट्रोपोपॉज। अब यहाँ तक हवा आएगी, यहाँ पे हवा आती है तो फिर ठंडी होने लग जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था जो हवा जैसे जैसे ऊपर आती है वो ऐसी वो ठंडी होती चली जाती है ना। तो जब यहाँ पे हवा ठंडी होती है तो दो डायरेक्शन में डाइवर्ज करती है। ठीक है, एक नॉर्थवर्ड और एक साउथवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है और आपको पता होगा जो हवा जब ठंडी होती है तो नीचे की ओर सिंक करती है और फिर वो नीचे की ओर सिंक करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये हवा नीचे की ओर सिंक करेगी और इस तरीके से एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं हैडली सेल। अब हैडली को भाई साहब कौन थे, तो एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका नाम रखा था हैडली सेल। तो ये बात आपने समझ ली, हैडली सेल क्या होता है। ठीक है, दोस्तों एक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
जो मान लो यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, अब हवा जो है ये ऊपर उठ गई यहाँ पे। कोई भी चीज़ गर्म होती है, ठीक है, तो कन्वेक्शन के कारण ये ऊपर उठती है। ऊपर उड़ जाने के बाद यहाँ ऊपर जाके वो ठंडी होती है और इस तरीके से हवा मूव करती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके का गैप क्रिएट हो गया है ना। तो इस गैप को कौन फिलफिल करेगा? तो फिर आसपास की हवा फिलफिल करेगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों साइड से, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर और नदर्न हेमिस्फेयर से हवा इस तरीके से आती आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और आती तो ये सीधी है, ठीक है, इस तरीके से सीधी आती है। क्यों? तो कारण ये है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करती है, यही बात है ना। लेकिन फिर क्या होता है, जो पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही होती है और इस कारण से कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस हवा को हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। ऊपर वाले हवा को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, नीचे वाले को कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इस हवा का इस्तेमाल ट्रेडर्स करते थे अपने लोकेशन पे जाने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसका नाम था ट्रेड विंड्स। दोस्तों 0 डिग्री जहाँ पे है ना इक्वेटर, ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे इतनी शांत हवा हो जाती है, तो इसको यहाँ पे कहते हैं हम लोग डोल ड्रम्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स का मतलब क्या हुआ? तो एक तरीके का मति भ्रम, यानी कि जो सेलर्स होते थे ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते थे, भाई जाना कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही, आपको समझो ना के बराबर हवा हो जाती है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। क्योंकि लो प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, सूर्य भगवान इतने ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं, जो यहाँ की जो हवा होती है वो ऊपर उठने लग जाती है, ठीक है। और हवा आपको हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती है, ऊपर वर्टिकली मूव करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके का कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डोल ड्रम्स। समझ में आया है? अब आगे बात करते हैं। तो हमने समझा, क्या समझा? हमने समझा हेडली सेल के बारे में। हेडली सेल आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। क्या होता है? तो यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, और एक तरीके से लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार कहानी में आएगा। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं इस चीज को। जब मैं आपको मॉनसून के बारे में बताऊंगा, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहानी में नजर आएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात आपको समझनी है, जो यहाँ पे ये जो आपको ट्रेड विंड्स मिल रही है ना, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये फिक्स नहीं होता है, ये इक्वेटर के साथ फिक्स नहीं होता है, ये मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था ना, जो यहाँ देखो, जनवरी में, जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में आपको ये नीचे खिसक जाता है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट रोशनी पड़ रही होती है। यही चीज अगर हम लोग देखेंगे जुलाई में, तो ये आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ऊपर खिसक जाता है, इक्वेटर के ठीक ऊपर खिसक जाता है। रीजन क्या है? तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो मूव होता रहता है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए, आपने हेडली सेल को अच्छे से समझ लिया। अब मिलते हैं दूसरे भाई से, जिनका नाम है फेरल सेल। दोस्तों कुछ कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है। फेरल सेल का मतलब ये है, जो इसको फ्रिक्शन वाला सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन पे काम करता है, ना कि थर्मल प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो हेडली सेल जो था वो मैकेनिकली आपको थर्मल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे आपको गर्म हवा ऊपर उठती नजर आती है। लेकिन फेरल सेल इस तरीके से काम नहीं करता है। ये एक तरीके का गियर सिस्टम है। गियर सिस्टम कैसा है? जैसे मान लो ये कॉग व्हील है, आपने देखा होगा इस तरीके का कॉग व्हील है। क्या बना रहा हूं मैं? क्या बना दिया फिर से? देखो मान लो ये कॉग व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे एक और कॉग व्हील है, और यहाँ पे एक और कॉग व्हील है, ठीक है। अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, इसके दांत जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यही कारण है, फेरल सेल को गियर सेल भी कहते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं ये बात, ठीक है, या फिर पैरासाइटिक सेल भी कहते हैं और सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। कैसे काम करता है? तो देखो सबसे पहली बात, ये मिड एल्टीट्यूड सेल है, ठीक है, मिड लैटिट्यूड सेल है। इसका मतलब ये हुआ जो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में है ये।
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था, जो हवा हेडली सेल वाली जो हवा है जो नीचे आती है यहाँ से, ठीक है, ये दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में ये बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ जाके ये इधर से ऊपर उठती है, और इसके ठीक बगल में है पोलर सेल। पोलर सेल में क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है, बहुत ही ज़्यादा डेंस हवा है, ठीक है। अब इससे ठंडक के मुकाबले में ये ज़्यादा ठंडी है, और ये वाला जो आपका फेरल सेल है वो थोड़ा कम ठंडा है। यही कारण है जो ये पोलर सेल जो है ना, वो यहाँ वाले फेरल सेल को भी पुश कर देती है, हवा ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और फिर ये हवा ठंडी होती है, फिर हवा इस तरीके से आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पे सिंक कर जाती है। तो ये है आपका फेरल सेल, बगल में है पोलर सेल। पोलर सेल के बारे में बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो फेरल सेल और पोलर सेल जहाँ पे मिल रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है। यही कारण है जो यहाँ पे ये सेल डेवलप हो गया है, और यहाँ पे हवा जो है ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तो आपने समझ लिया होगा हेडली सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है और पोलर सेल क्या होता है, ठीक है। अब एक बात आपको समझना है, जो जहाँ पे आपको हेडली सेल और फेरल सेल मिलता है, वहाँ से जो हवा जनरेट होती है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ऑल ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। लेकिन ये हवा चलती कहाँ से किधर से है, तो वेस्ट के डायरेक्शन से चलती है, इसीलिए इसको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, जो हवा जिस डायरेक्शन से चलती है उसी का नाम उससे पड़ता है, तो यानी कि ये वेस्टर्लीज है, ठीक है। और ऊपर में आपको हवा जो चलती है उसको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इस डायरेक्शन से चल रही है, इस डायरेक्शन से। क्या कारण है इस डायरेक्शन से चलने का? तो देखो, चलना तो इसको इधर था, ठीक है, जाना इधर था। क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये कह रहा था, जो भाई तुम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करोगे, है ना, यहाँ पे सॉरी लो प्रेशर की ओर मूव करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अर्थ के रोटेशन के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है, इसीलिए इसको पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। समझ में आया? यही चीज कहानी में सदर्न हेमिस्फेयर में भी है, पोलर ईस्टर्लीज, और ठीक इसके ऊपर में है वेस्टर्लीज, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आप ये सारी चीजें एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जेट स्ट्रीम। इसको हम लोग देखेंगे, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समझ लो जो ये जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ये है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। वो एक विंड को बैलेंस करते हुए चलता है जिसका नाम है जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। ये एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। जियोस्ट्रॉपिक विंड को प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डायरेक्शन देता है, मतलब फोर्स लगाता है, और इधर कोरियोलिस फोर्स इसके ऊपर में फोर्स लगाता है, और इस तरीके से जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टेक्निकल भाषा में चीज़ों को देखो, ठीक है। देखो, हमें इतना पता है, जो हवा हाई से लो की ओर चलेगी, ठीक है। अब इस तरीके से चलती है हवा, लेकिन कोरियोलिस फोर्स जो है इसको अपनी ओर खींचता है, और यही कारण है जो जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो इधर जाने के बजाय यहाँ पे बीच में डिफ्लेक्ट होके परपेंडिकुलरली मूव करती है, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो ऐसे दिखेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना है हमें, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के डायरेक्शन में हवा बहनी शुरू होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा को बहाता ही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। अब इधर चला, तो फिर इसको इसने इशारा किया, कोरियोलिस फोर्स ने, जो भाई तुम इधर आ जाओ, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा तो फिर इसको इशारा किया, जो इधर आ जाओ। फिर आगे बढ़ा तो फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आओ, और इस तरीके से ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है। समझ में आया? तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सवाल ये आ जाए, जो जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये सवाल आ जाए, जो जियोस्ट्रॉपिक फोर्स जो है वो कोरियोलिस फोर्स के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एक चीज को समझो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जेट स्ट्रीम की। ये क्या है? तो दोस्तों आपने देखा था, हेडली सेल के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, फेरल सेल के बारे में पढ़ लिया, और पोलर सेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे गर्म हवा उठ रही है इक्वेटर पे, ठीक है, और आगे जाके फिर ये ऊपर में ट्रोपोपॉज पे, ये रहा ट्रोपोपॉज, यहाँ पे ठंडी हो जा रही है, और फिर वो नीचे की ओर सिंक करती है, और ये एक तरीके का साइकिल बना लेती है, जिसको हम लोग हेडली सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फेरल सेल है। फेरल सेल और हेडली सेल के बीच में यहाँ पे कुछ हवा जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से आपको बह रही होती है,
ठीक है, कहाँ पे बह रही होती है? तो ऊपर बह रही होती है। कहाँ पे? तो ट्रोपोपॉज़ के पास बह रही होती है, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा जहाँ पे पोलर सेल और फेरल सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको एक जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, यानी कि जियोस्ट्रॉपिक विंड का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स के बैलेंस के कारण होता है। अब इस दोनों इमेज को देख के बताओ जो कौन सा स्ट्रॉन्गर आपको जेट स्ट्रीम है। तो देखो यहाँ पे सर्कल ज़्यादा है, यानी कि जेट स्ट्रीम, ये जो है पोलर जेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? अब यहाँ पे क्या है ना, ये क्या है चीज़, देख रहे हो यहाँ पे ग्रेडियंट की तरह नीचे और भी ज़्यादा डार्क होता चला जा रहा है। ये बेसिकली एक तरीके का ट्यूब की तरह डेवलप हो जाता है और इस ट्यूब में हवा बहती है बहुत ही ज़्यादा तेजी से। समझ जाओ 400-500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और यही कारण है जो पायलट जो होते हैं ना, जो प्लेन उड़ाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस हवा का सहारा ले लेते हैं अपने लंबे सफ़र में। ये क्या करेंगे ना, इसमें घुस जाएंगे, इट्स जेट स्ट्रीम में घुस जाएंगे। अब इसकी कहानी अगर मैं समझाऊं तो मुझे जाना था दिल्ली से पटना, ठीक है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन उस फ्लाइट को मात्र 1 घंटा लगा डिस्टेंस कवर करने में। कैसे पॉसिबल था? तो पायलट ने अनाउंस किया जो अभी हम लोग जेट स्ट्रीम में घुस गए हैं। जेट स्ट्रीम यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा में घुस गया है। और आपने अक्सर मैथमेटिक्स वाले सवालों में ये देखा होगा, जो अगेंस्ट द स्ट्रीम और विद स्ट्रीम। अब बोट, जब बोट स्ट्रीम के साथ चलती है तो फिर उसकी भी स्पीड ऐड हो जाती है ना? तो वही जेट स्ट्रीम का फ़ायदा उठाते हैं पायलट, इसमें घुस जाएंगे और जितनी दूर जाना होगा वो चले जाएंगे, ठीक है? यानी कि उनको एक एडिशनल बूस्ट मिल जाता है, एडिशनल टॉर्क मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जियोस्ट्रॉपिक विंड का फ़ायदा उठाया जाता है, जेट स्ट्रीम का फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये बात आपने समझ ली। एक बात और आपको समझना है, जो ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो होता है ना, ठीक है, ये आइसोबार्स के पैरेलल ब्लो करता है। देखो, ये है कोरियोलिस फोर्स, ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इतना पता है आपको, और ये रहा आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड, ठीक है? तो फिर आपको मैंने समझा दिया जो किस तरीके से ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, और ये रहा आपका आइसोबार्स, ठीक है? तो आपने देखा जो सदर्न हेमिस्फेयर हो या फिर नदर्न हेमिस्फेयर हो, दोनों में आपको पैरेलल मूव करती है। और दोनों कंडीशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुमा देते हैं, सीधे पूछ देंगे जो ये परपेंडिकुलर मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और पैरेलली मूव करती है सदर्न हेमिस्फेयर में। नहीं, दोनों में आपको पैरेलली मूव करती है, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी। एक बार सभी चीज़ों को यहीं पे देख लेते हैं। देखो, जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है पैरेलल टू द आइसोबार, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, दोनों स्टेटमेंट आप याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जेट स्ट्रीम के बारे में एक बात कभी कभी पूछ देते हैं, जो ये जो जेट स्ट्रीम है ना, वो किस हाइट पे बहती है? तो ये 9 to 13 किलोमीटर, ठीक है, कहीं कहीं 15 किलोमीटर भी दिख जाएगा आपको, बस इतना ही आपको समझना है। ये ट्रोपोस्फेयर जो है ना, जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर से मिलती है, वहीं पे जेट स्ट्रीम बहुत ही तेजी से बह रही होती है। देखो इस तरीके से ये बहती है ना? और ये वेव कैसे क्रिएट हुआ? तो फिर ये आपको एक तो प्रेशर के कारण, प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये हुआ, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स, उसके कारण ये सारी चीज़ें आपको वेव की तरह ये दिखेंगी, ठीक है? तो ये दो मेन होते हैं, एक होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हम लोगों ने देखा, और इससे स्ट्रॉन्ग होता है पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट्स की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं सवाल। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, बस एक बार देख लेना है हमें, ठीक है? देखो, आपको यहाँ पे पता होगा जो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यही कारण है जो हवा उठती है और इस तरीके से हेडली सेल बनाती है। क्लियर है? इतनी बात आपको पता चल गई होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर, और इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यानी कि डोलड्रम्स। डोलड्रम्स मैंने बता दिया है आपको, ठीक है? और यहीं पे आईटीसीजेड डेवलप होता है। आईटीसीजेड क्या होता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे जो ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं, वो काम विंड्स होती हैं, ठीक है? धीरे धीरे लगातार बहती हैं, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है? तो बहुत ही काम विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स, ठीक है? अब यहाँ पे जो सिंकिंग हो रहा है ना एयर का, जो हेडली सेल का यहाँ पे जो सिंकिंग हो रहा है, कहाँ की बात हो रही है? तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ठीक है? यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये हॉर्स लैटिट्यूड का नाम कहाँ से आ गया? तो देखो, हॉर्स लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे पुराने ज़माने में जब सेलर्स होते थे ना, तो वो जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं,
तो यहाँ पे उनको वो फोर्स नहीं मिल पाता था जिसके कारण ये जहाज जो है वो इस तरीके से पुश हो सके। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हवा ऊपर से सिंक कर रही होती है, ठीक है? तो इनको एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं मिलता था। तो यही कारण है जो इनके साथ जो घोड़े और खच्चर होते थे, ठीक है? घोड़े जो होते थे बेसिकली, ठीक है? वो इनका खाना दाना पानी खाते रहते थे और सेलर को पता नहीं चलता था जो कितने दिन तक हम लोग इस हाई प्रेशर जोन में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में रहेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, तो घोड़ों की कुर्बानी देते थे, यानी कि घोड़ों को समंदर में फेंक देते थे। क्यों फेंक देते थे? क्योंकि घोड़ा इनका खाना खाएगा, तो इससे अच्छा जो भाई तुम जाओ समंदर में, ठीक है? अब अपनी किस्मत पे जाओ, तुम तैरो डूबो जो भी करना है करो। वो सारे घोड़ों को फेंक देते थे, ठीक है? यही कारण है जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है? अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ देंगे जो हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे है, तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं सब पोलर लो प्रेशर। ये क्या है? देखो ऐसा है, जो यहाँ पे लो प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, तो देखो यहाँ का जो आपको हेडली सेल और फेरल सेल जो मीट हुआ ना, ठीक है? वो क्या कर रहा है, जो इस इलाके में वेस्टर्लीज को बहाता है जो कि गर्म होती है, ठीक है? और ऊपर से आ रही होती है ठंडी हवा। तो यही कारण है जो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर में ये दोनों हवाएं मीट करती हैं, ठीक है? और यहाँ से एक तरीके से लो प्रेशर का जोन बना देती हैं। इसके ऊपर में है पोलर हाई, ठीक है? तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, कोल्ड एयर रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा डेंस हवा रहेगी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में होता है, ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, डोल्ड्रम 0 डिग्री यानी कि इक्वेटोरियल लो, ठीक है? और हाई प्रेशर 90 डिग्री, ठीक है? और सारी कहानी इसी के बीच में थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है? दोस्तों 0 डिग्री पे हम लोगों ने बात किया था, वहाँ पे आपको मिलता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है, तो ये एक तरीके का लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर के पास में है, ठीक है? देखो इक्वेटर के पास में है, लेकिन इक्वेटर इसको कुछ भी ड्राइव नहीं करता। सन का आइसोलेशन जो है वो ड्राइव करता है, यानी कि सूर्य की रोशनी जहाँ पे पड़ेगी, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है? तो देखो जुलाई में ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है? और जनवरी में ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। देखो ये भारत का मैप गलत है, इसमें आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है? और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके सीजनल शिफ्ट से सवाल पूछते हैं, ठीक है? पूछ देंगे जो ITCZ जो है वो किधर की ओर शिफ्ट होता है। तो बस आपको ये समझना है, जो समर में ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, इधर नॉर्थवर्ड, और विंटर में ये साउथवर्ड शिफ्ट होता है। बस ये दो कीवर्ड याद कर लेना, ठीक है? तो बस इतना ही है, मतलब नॉर्थवर्ड यानी कि टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथवर्ड टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? और इसके बारे में जब हम लोग मॉनसून पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हवाओं के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम लोगों ने परमानेंट विंड्स को तो देख लिया, जिसको हम लोग प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार बहती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्थ, साउथ ईस्ट इन साउथ। अब सारी चीज़ों को समराइज कर रहे हैं, यही याद आपको रखना है और इसी चीज़ को रिवाइज करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले, ठीक है? जो भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको ये करना है, ठीक है? और ये आपको ट्रेड विंड कहाँ पे कन्वर्ज करती है, तो ITCZ में। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने सवालों को ही जोड़कर बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे PYQ हैं, बस इतना समझ लो। क्यों? क्योंकि अब देखो वन वन लाइन के PYQ कराने का उतना ज़्यादा फायदा है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? ITCZ यहीं पे कन्वर्ज होती है ट्रेड विंड्स। और जैसे ही हम लोग क्लाइमेटोलॉजी खत्म करेंगे तो एक साथ जितने भी PYQ होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? अब वेस्टर्लीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 30 डिग्री टू 60 डिग्री किस तरफ, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर दोनों में, ठीक है? स्ट्रोंगर आपको मिलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है? और यही कारण है इसको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60s कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s, ये सारे क्या है? तो ये सारे के सारे वेस्टर्लीज हैं। अब यहाँ पे ये नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेजी से बहते हैं। देखो अब ऊपर में आपको ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर आपका ये रहा, ठीक है? ये रहा आपका इक्वेटर। अब यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर में जो ट्रॉपिक्स वाला इलाका है, यहाँ पे लैंड मास अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यही चीज आपको सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं दिखेगी, कम दिखेगा। तो यही कारण है जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ?
वो इधर कम लगेगा, इधर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं जो कि हवा को तोड़ देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं टूटेंगी। यही कारण है जो वेस्टर्लीज़ यहाँ पे बहती है, बहुत तेज़ी से बहती है। इतनी तेज़ी से बहती है जो इसके लैटीट्यूड के हिसाब से इसका नाम दिया गया है रोरिंग 40s, 50s, इस तरीके से श्रेकिंग 60s। ठीक है? और पोलर स्टेलीज क्या होते हैं? तो कोल्ड विंड्स नियर द पोल्स, दोनों साइड में, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर पे ये बहते हैं। ठीक है। पीरियोडिक विंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पीरियोडिक विंड्स जो कि सीजन के हिसाब से आते हैं, मॉनसून। सीजनल विंड्स है जो विंड का सीजनल रिवर्सल होता है, उसके कारण से ही मॉनसून विंड जो है वो हमारे भारत में आती है। और हमारा जो पूरा का पूरा क्लाइमेट जो है वो मॉनसून पे ही टिका हुआ है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वैसे भी अब एक ओशनोग्राफी बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस को भी अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं लोकल विंड्स की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अब लोकल विंड्स क्या होता है? तो ये रीजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है। जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और टोपोग्राफी के वेरिएशन के कारण डेवलप होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो देखो, हमारे यहाँ एक गर्म हवा चलती है जिसको हम लोग कहते हैं लू, नदर्न इंडिया में चलती है। ठीक है। हॉट ड्राई मई जून के समय में चलती है और ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है जो ये हीट स्ट्रोक का कारण बनती है। ठीक है। और अक्सर हमारी मम्मी कहती हैं जो इससे बच के रहना है ना, और घर से नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी निकलते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद आते हैं शिनूक। ये क्या है? तो ये रॉकीज माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे ये हवा बहती है और ये गर्म हवा है। अभी हम लोग लोकल हॉट लोकल विंड्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये गर्म हवा है, इसी कारण से इसको वार्म स्नो ईटर कहते हैं। ठीक है। याद कर लेना, शनूक और स्नूक का मतलब स्नो ईटर। ठीक है। मेल्ट्स स्नो रैपिडली। ठीक है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन स्नो और शिनूक सिमिलर है, इससे याद कर लेना, काम चल जाएगा। सिरोको, सिरोको कहाँ पे है? तो सिरोको है सहारा डेजर्ट और मेडिटेरेनियन में। ठीक है। हॉट डस्टी विंड क्रॉसिंग इनटू द सदर्न यूरोप। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे शिनूक है। ठीक है। ये सिरोकू है, लेकिन और ये लू है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो बस आप इसको बाद में देखना, रिवाइज करते वक्त देखना, अभी आप यहाँ पे चीजें समझ लो। ठीक है। उसके बाद हरमैटन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट अफ्रीका में है, ड्राई विंड है, डस्टी विंड, निकनेम्ड गिनी डॉक्टर, इसको गिनी डॉक्टर बुलाते हैं। सवाल ये उठता है जिसको वेस्ट अफ्रीका में गिनी डॉक्टर क्यों बुलाते हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे क्यों बुलाते हैं। देखो, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, हरमैटन बहती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है ना, जो मौसम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ही ज़्यादा मक्खी मच्छर भी पनपते हैं। ठीक है। वैसे भी आपको बताते हैं, जो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज होंगे ना, जो ट्रॉपिक्स का हिस्सा होंगे, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मक्खी मच्छर ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जब हरमैटन बहती है ना, तो ये ड्राई विंड होती है, तो फिर इस ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देती है और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लोगों को राहत मिल जाती है। इसीलिए इसको गिनी डॉक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा ब्रिक फिल्डर, ये कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत ही गर्म हवा होती है, ड्राई विंड होती है, इसीलिए इसका नाम ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। ठीक है। फोन बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ये एल्प्स माउंटेन जो है वहाँ पे बहती है, वार्म ड्राई स्लोप स्लाइड विंड है। ठीक है। समून अरेबिया नॉर्थ अफ्रीका में, हॉट डेजर्ट विंड है। लिवेचे स्पेन में है, वार्म विंड है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में, लोकल हॉट विंड है। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्वेस्टर्स बोर्डोसिला इंडिया में है। प्री मॉनसून थंडर स्ट्रॉम्स शावर्स इन आसाम एंड बंगाल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो वेस्टर्लीज जो है ना, जो बहती है, ये देखो यहाँ से वेस्टर्लीज जो है वो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टरबेंस लेके आती है। इसके कारण कुछ जो बारिशें होती हैं उसमें से नॉर्वेस्टर्स हैं, बोर्डोसिला हैं। बोर्डोसिला उसका असमीज लोकल नाम है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। कोल्ड लोकल विंड्स, बोरा एड्रियाटिक इटली में। ठीक है। अब इसको एक दो बार आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी जाके चीजें याद होंगी। मिस्त्राल फ्रांस, कोल्ड स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द नदर्न टू द सदर्न फ्रांस। ब्लिजर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टुंड्रा पोलर रीजन में। वॉयलेंट
स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और परगा रशिया में कोल्ड स्ट्रॉमी विंड विद स्नो। एक या दो बार पढ़ लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल विंड जोन्स के बारे में, आईटीसीजेड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, डोल्ट्रम्स के बारे में बता दिया, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है वो बता दिया, रोडिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्ट्रेकिंग 60s क्या होते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप विंड देख रहे हो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा नाम था, यहाँ पे कम है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ लेना, यहाँ से ही पढ़ लेना। ठीक है, चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। सवाल यह है, जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन एट 30 डिग्रीज टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स, नो इट इज हाई प्रेशर बेल्ट। ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। ठीक है, तो ओनली वन विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है ना, जब आपने पढ़ लिया तो इजी लग रहा है आपको। Westerlies in the southern hemisphere are stronger and persistent than the northern hemisphere because, क्या कारण है भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं। Southern hemisphere has less land mass as compared to the northern land hemisphere। बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन द सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू द नदर्न हेमिस्फेयर। ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। देखो भाई, हमारा अर्थ जो है ना, ये भेदभाव नहीं करता। जो कोरियोलिस फोर्स आपको नदर्न हेमिस्फेयर में दिखेगा, वही कोरियोलिस फोर्स आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी दिखेगा, बस डायरेक्शन बदल जाता है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी राइट, दूसरा गलत है। चलिए अगला सवाल, What is the effect of the Chinook winds in the central plain in the USA? यूएसए के मध्य मैदानी भागों में शिनूक पवनों का क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ विंटर राइजेस। देखो भाई, है तो गर्म हवा, तो फिर ये विंटर में गर्म हवा देगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो ये स्टेटमेंट है सही। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ समर रिड्यूसेस, गलत हो गया। यूनिफॉर्म टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ऐसे कैसे? जब गर्म हवा है तो ठंडी में चलेगी तो फिर गर्म करेगी, है ना। और अगला स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोरिंग 40s। ओके, दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फेयर। देखो ऐसा नहीं है, ये जो रोरिंग 40s जो है, ठीक है, वो नदर्न हेमिस्फेयर में तो इंटरप्ट होगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो मैंने आपको बताया था, जो लैंड मास के कारण होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। अब जितने वन वाले हैं खत्म कर दो, बच गया 2 3 4। वैसे देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या हैं। दे ब्लू विद द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी। ओके, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्लीज नाम है ना। ओवरकास्ट स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यही सवाल आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं एयर मास और फ्रंट्स की। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये वर्ल्ड का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब भारत की कोडिंग कहीं है कि नहीं है मुझे, हाँ दिख तो रही है, सीटी है ना, सेम कलर का है, इसलिए मैं उसको देख के बता रहा हूँ। यहाँ पे सीटी है, सीटी है ना, यहाँ पे एमटी है, एमपी है, एमई है। ये है क्या, समझ ही नहीं आ रहा, तो समझेंगे। एयर मास का मतलब क्या हुआ? एयर मास का मतलब ये हुआ, लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो, ये एयर का बहुत बड़ा पॉकेट है, बहुत बड़ा पॉकेट है। अब इसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कांस्टेंट है। मान लो इसी के बगल में कोई दूसरा एयर है, अब वो उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों के दोनों एयर मास हैं, लेकिन दोनों के दोनों अलग हैं। यही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होगी, जो ये एयर मास डेवलप कैसे होता है। तो देखो, ओशन से पानी लेगा, ठीक है, तो वहां से इसके अलावा प्लेन्स में भी डेवलप होता है। अब इसकी कुछ कोडिंग होती है, जैसे अगर मान लो मैरी टाइम है, ठीक है, अगर आपको एयर मास में मैरी टाइम दिख जाएगा, दिखेगा तो आपको एम, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये मॉइस्ट एयर है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल यानी कि सी, यानी कि ड्राई एयर मास आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल, टी यानी कि वार्म। पोलर यानी कि पी, कोल्ड। ठीक है, अगर आपको एयर मास का वैल्यू दिया हुआ है एम टी, तो इसका मतलब है वार्म एंड मॉइस्ट। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने मत बैठ जाना। ठीक है, अब एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने आपको बता दिया है, इस बस आप देख लो। कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये पूछ दें जो सी टी, एम पी
ये है क्या? तो ये सारे के सारे एयर मास हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा इस पे सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एयर मास का काम क्या कहाँ आएगा? तो देखो ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो टकरा गया है, तो यहाँ पे हो गया है युद्ध 2 एयर मास में, और ये जहाँ पे लड़ाई हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। समझ में आया? जहाँ पे ये दोनों टकरा रहे हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। अब फ्रंट अगर हमने समझ लिया, तो फिर अब फ्रंट होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो फ्रंट का मतलब ये हुआ जो बाउंड्री वेयर टू डिफरेंट एयर मासेस मीट। इतना समझ में आ गया? तो भाई 4 तरीके के आपको ये बाउंड्री डेवलप होते हैं, पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है? तो इधर से आपको आएगा कोल्ड एयर, ठीक है? और ये वार्म एयर को पुश कर देगा। कैसे पुश कर देगा? ऊपर की ओर पुश कर देगा, ठीक है? और जब ये हवा वार्म एयर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो फिर ऊपर जाके ठंडी होगी, है ना, और बादल बनाएगी, और यहाँ पे आपको इंटेंस शॉर्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। समझ में आया है? नीचे अगर आपने देखा होगा ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपको वार्म एयर चारों तरफ होता है, फिर ठंडी हवाएं चलती हैं, और ये ठंडी हवाएं आपको वार्म एयर को ऊपर पुश करती हैं और बारिश होती है। वार्म फ्रंट क्या होता है? तो यहाँ पे वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर पे चढ़ाई कर देता है, ठीक है, जेंटली चढ़ाई करता है। इसके कारण क्या होता है? जो इस तरीके के बादल आपको देखने को मिलेंगे, अब दोनों के बादल को आप देखो, कोल्ड फ्रंट में कैसे बादल बन रहे हैं, तो इस तरीके से क्यूमिलो निम्बस बादल बन रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको बारिश करेगा। अब यहाँ पे देखो कैसे बारिश हो रही है, यहाँ पे बादल कैसे हैं, तो देखो इसी का छोटा भाई है दूर दूर तक लेकिन फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको वार्म फ्रंट जहाँ पे होगा, वहाँ पे लाइट रेनफॉल होगा और वाइड स्प्रेड होगा। अब आपको चीज़ें सुनने में लग रही होंगी, हाँ चलो भाई एयर मास है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फंसा देंगे। कैसे फंसा देंगे? चाहे कोल्ड फ्रंट हो या फिर वार्म फ्रंट हो, वार्म एयर ही ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जाएगा कैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कोल्ड फ्रंट में स्टीपली ऊपर जाता है, यानी कि सीधा इस तरीके से ऊपर चला गया। वार्म फ्रंट में ये जेंटली ऊपर जाता है, लेकिन जाता दोनों में वार्म फ्रंट है। तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ देंगे जो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर ऊपर जाता है, नो। वार्म फ्रंट में कोल्ड एयर ऊपर जाता है, नो। जाएगा हमेशा वार्म फ्रंट में या फिर कोल्ड फ्रंट में वार्म एयर ही ऊपर जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, जो ये कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, तो यानी कि कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट, मतलब कोल्ड फ्रंट धीरे धीरे घुस घुस के इस तरीके से मिक्स होके, ठीक है, पूरी तरीके से वार्म फ्रंट पे कब्जा जमा लेगा, और जो वार्म एयर मास था वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? अब फ्रंट जो दोनों हैं, अब ऑक्यूलेटेड फ्रंट इसको कहेंगे। मतलब ये अगर मान लो ये वार्म फ्रंट है, और ये मान लो अगर कोल्ड फ्रंट है, दोनों का शेप अलग अलग है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा, एक वार्म फ्रंट, एक कोल्ड फ्रंट, बस अपने आप में उलझे हुए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें जितनी भी गर्म हवाएं हैं, जितनी ऑल वार्म एयर, सबको ये ऊपर कर देगा, ठीक है। अब एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। ये क्या होता है? जो देखो दो एयर मास है, कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है, बस ये दोनों टिक गए। अब ना ये इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों हो गए स्टेशनरी। अब इसमें क्या होगा? तो बेचारा बादल बीच में अटक जाएगा, ये ना इधर है ना इधर है, और ये यहाँ पे आपको बारिश करता रहेगा, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडी और रेनी वेदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे आपके एयर मास। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर वेदर सिस्टम्स की। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? तो ट्रॉपिक में देखने को मिलेंगे। दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, वैसे तो साइक्लोन्स और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एंटी साइक्लोन भी होता है, उसको भी आप एक लाइन में पढ़ लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं ही समझाऊंगा आपको। अब कुछ कुछ चीजें समझो। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है अर्थ, ये है इक्वेटर,
ये है आपका ट्रॉपिक्स, है ना? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? अर्थ के इस एरिया में देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये हुआ, जो ये सिर्फ वार्म ओशन के कारण ही डेवलप होगा। तो वार्म ओशन का मतलब क्या, कितना वार्म? तो भाई कंडीशन है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है, इसका एक कंडीशन ये है, जो ओशन वार्म होना चाहिए कितना, तो 27 डिग्री से ज्यादा। कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, यानी कि 5 से 30 डिग्री सेल्सियस के लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, तो एक हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तब जाके आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है, तो वो डायरेक्शन देगा हवा को, और ऐसे ऐसे करके साइक्लोन फॉर्म होते हैं, है ना? इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन कौन देगा, तो कोरियोलिस फोर्स। कोरियो कोरियोलिस फोर्स। तो क्या बिना इस फोर्स के साइक्लोन डेवलप होते हैं? नहीं हो सकते। ये साइक्लोन को डायरेक्शन देगा, इस तरीके से इसको स्पाइरल बनाएगा, है ना? तो कंडीशन नंबर 2 मेट। अब आप मुझे ये बताओ, जो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे होता है, जीरो, तो क्या इक्वेटर पे साइक्लोन्स डेवलप होंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। ट्रॉपिक्स में आपको साइक्लोन डेवलप होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होता है। समझ में आया? बस। और इसके अलावा और कोई कंडीशन? तो भाई मॉइस्ट एयर होना चाहिए, यही सब सारी चीजें हैं। लेकिन ये दो कंडीशन जो है ना, वो होने ही चाहिए। ओशन वार्म होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। ओशन का क्या काम है? तो ओशन आपको इसको पानी देगा। किसको? तो साइक्लोन को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आप समझ लो, जो किस तरीके से ये मूव करता है। देखो, साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, वो नदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। देखो, जितनी चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, रिवाइज करने में उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, और आप रिवाइज कर लोगे छोटे छोटे नगेट से, छोटे छोटे पॉइंट से काम आपका हो जाना है। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछते हैं, जो नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन का रोटेशन किधर होता है, तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपको साइक्लोन का आई। देखो, साइक्लोन इन टोटल है, इसको समझो बीच से काट दिया है, और तब जाके आपको ये वाला व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई क्या है, तो दोस्तों साइक्लोन का जो आई है, ये है इसका सेंटर, और ये रीजन होता है काम, बहुत ही शांत। यही कारण है, जहाँ पे ये साइक्लोन मूव करता है, तो लोगों को ऐसा लगता है, जो भाई साहब, हमने इतना सामना कर लिया साइक्लोन का, अब साइक्लोन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हवा चली गई, हवा शांत हो गई। तो दोस्तों उस समय में वो लोग आई में होते हैं, और ये आई जैसे ही यहाँ से मूव करता है, फिर से साइक्लोन अपनी स्थिति दिखाने लग जाता है। ठीक है, अब क्या है ना, जो अब हमारे यहाँ वेदर फोरकास्टिंग इम्प्रूव हो गया है। तो होता क्या है, जो अगर मान लो साइक्लोन में फंस गए, तो फिर बस आई के पास हम लोग को एक विंडो मिल जाता है, जो इतनी दूर, जब तक साइक्लोन का आई है, तो वहां पे काम कर लो, मतलब चीजों को ठीक ठाक कर लो, ताकि ये वाला जो पार्ट देखने को मिलेगा, उससे हम लोग बच जाएंगे। यानी कि किसी भी एरिया में अगर ये साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, यानी कि ओशन से ये लैंड पे आता है, तो हमें बीच में एक काम पीरियड भी देखने को मिलता है। वो बेसिकली साइक्लोन का आई होता है। समझ में आया? और इसके ठीक बगल में, आई के बगल में, आपको ये सारे के सारे जो हैं, वो रेन बैंड्स हैं। यानी कि ये आपको समंदर से पानी लेके चला है, और इस तरीके से ये रेन बैंड्स बनाता है। यही कारण है जो साइक्लोन्स के समय में तेज हवाएं तो चलती ही हैं, इसके अलावा बारिश भी होती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और जैसे ही ये साइक्लोन लैंड पे मूव करेगा, तो कुछ दूर जाने के बाद ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से ये जो मॉइस्चर जो कैरी कर रहा होता है, वो बारिश के रूप में नीचे जमीन पे गिर जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो फिर ये साइक्लोन किसी काम का नहीं रहता। समझ में आया? तो यही है कहानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। कुछ कुछ चीजें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बात तो आपको पता ही है। इसमें कोई फ्रंट का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, नहीं होता है? तो देखो, ऐसा है, जो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना?
अभी इसके बाद पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन। यहाँ पे सारा का सारा खेल फ्रंट का ही होता है, यही कारण है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ साइक्लोन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको समझना होगा। एक ही स्ट्रॉम है, अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे भगवान के नाम अलग अलग हैं, उसी तरीके से साइक्लोन्स के नाम अलग अलग हैं। इंडिया में, साउथ एशिया में इसको साइक्लोन कहते हैं, साउथ पैसिफिक और साउथ अफ्रीका में भी इसको साइक्लोन कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो इसको ये लोग विली विली कहते हैं। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में जाओगे तो इसको हरिकेन कहते हैं, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जैसे जापान, चाइना, फिलीपींस, यहाँ पे इसको टाइफून बुलाते हैं। तो सब एक ही चीज़ है, सारे के सारे साइक्लोन्स ही हैं, अलग अलग नाम है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली है, अगर आप यूएस में चले जाओगे तो इसको हरिकेन बुलाते हैं, यूरोप वगैरह में हरिकेन बुलाते हैं। समझ में आया? बस इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ये आपको ईस्ट टू वेस्ट इनिशियली मूव करता है, फिर उसके बाद ये कर्व ले लेता है, ठीक है। ओवरऑल डायरेक्शन जो है ये इसका ईस्ट टू वेस्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स, सारा खेल तो वही खेल रहे हैं, और विंड का डायरेक्शन जो है। अब दोस्तों ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही टेबल लिया है, बस आपको देख लेना है। जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में आपको प्रेशर कंडीशन क्या होता है सेंटर में। साइक्लोन में सेंटर में प्रेशर कंडीशन होता है लो, एंटी साइक्लोन में होता है हाई। देखो एंटी साइक्लोन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बस इसके कंपेयर में ही आपको पढ़ना है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होता क्या है, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन में आपको सेंटर में प्रेशर हाई रहता है, और विंड जो है वो डाइवर्ज होती नजर आएंगी। यहाँ पे क्या है, जो सेंटर में लो रहता है, और इसके किनारे आपको एक पूरा का पूरा हवा का स्पाइरल देखने को मिलेगा, क्लाउड का, है ना। और पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ लो। जो देखो साइक्लोन में नदर्न हेमिस्फेयर में इसका डायरेक्शन जो होगा ना, वो विंड का डायरेक्शन वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में होगा क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और यही चीज अगर आपको सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो इस तरीके का होगा। समझ में आया? और इसका ठीक उल्टा आपको एंटी साइक्लोन में होता है। यही सारी चीजें इमेज के द्वारा बता दी गई हैं। लो प्रेशर में क्या होता है, लो प्रेशर तो दोनों में रहता है ना। एंटी साइक्लोन में आपको सेंटर में हाई रहता है, लेकिन वैसे तो साइक्लोन में आपको लो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, बस इतना आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, जिसको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये रेड कलर का इस तरीके का और ब्लू कलर का इस तरीके का, इसको ही तो कहते हैं फ्रंट। यानी कि आपको जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फ्रंट के कारण डेवलप होता है। जो फ्रंट डेवलपमेंट होता है कोल्ड एयर और एयर मास का और वार्म एयर मास का, उसी के कारण एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है। डायरेक्शन कौन देता है? तो अगेन कोरियोलिस फोर्स वही डायरेक्शन देता है। तो देखो अब यहाँ पे है वार्म फ्रंट, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से है कोल्ड फ्रंट, ठीक है, जो कि कोरियोलिस फोर्स के कारण मुड़ रहा है, और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऊपर में आपको एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाता है। समझ में आया? तो आपने एक चीज समझा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसमें कोई फ्रंट का रोल नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर है? इससे ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे आपका काम हो जाएगा। एक और चीज़ समझ लो, टॉर्नेडो क्या होता है? तो भाई साहब टॉर्नेडो जो है ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो ये आपको ओरिजिनेट होता है कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी कहाँ पे है? देखो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके ठीक यहाँ पे ये रहा आपका साउथ अमेरिका, है ना। यहीं पे है आपका कैरिबियन सी, ठीक है। टर्नेडोज दिखते कैसे हैं? तो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा इमेज, ये रहे, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देंगे जो टोर्नेडोज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो यूएस के साइड में आपको देखने को मिलेंगे, और ये कैरिबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं,
ठीक है, ये देखो ये छोटा सा है और आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में जो किस तरीके से ये यूएस में तबाही लेकर आता है। अक्सर न्यूज और मूवीज में ये आता रहता है। चलिए, अब वही चीज है जैसा कि मैंने आपको बताया, साइक्लोन्स के नाम अलग अलग हैं, आपको बताने हैं। ऑस्ट्रेलिया, विली विली, चाइना, टाइफून, इंडिया, साइक्लोन्स और यूएसए हरिकेन। बस यही है, इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम हो गया। Which of the following scale is used to measure the damage by a hurricane? तूफान से होने वाले नुकसान को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सैफिर सिम्पसन स्केल जो है ना, वो तूफान को नापने के लिए होता है। तूफान को नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हरिकेन को नापने के लिए होता है। वो भी हरिकेन के डैमेज को नापने के लिए होता है। 1 से 5 तक का ये स्केल होता है, ठीक है? और ये बताता है जो भाई मतलब विंड का स्पीड कितना रहेगा, कितना सस्टेन कर पाएगा, कितना डैमेज करेगा, प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, कितनी बाढ़ आ सकती है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैफिर सिम्पसन स्केल से नापी जाती हैं। इतना ही आपको याद रखना है जो हरिकेन को नापने के लिए आपको सैफिर सिम्पसन स्केल का यूज़ किया जाता है। सडन फॉल ऑफ द मर्करी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही सडन फॉल हुआ इसका मतलब हुआ लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या आएगा, आपको स्ट्रॉमी वेदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अब आपको एक और सवाल है। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। उल्टा बता दिया इसने, ठीक है। विंड पैटर्न्स यहाँ पे क्या है ना, जो काउंटर क्लॉकवाइज है। याद करो साइक्लोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब इसको डायरेक्शन कौन देता है, तो कोरियोलिस फोर्स, यानी कि डायरेक्शन देने का काम कोरियोलिस फोर्स का है, ठीक है। तो ये इसने गलत बता दिया। दूसरा रीजन देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। द डायरेक्शंस ऑफ द विंड पैटर्न्स इन द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फेयर आर गवर्न्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। तो आर इज ट्रू, ए इज रॉन्ग, जो भी ऑप्शन होगा वही होगा, है ना। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लो और शायद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आसान आसान वाले, ठीक है। देखो, ऊपर से पड़ रही है सन की हीट। सन की हीट जब पड़ेगी तो पृथ्वी पे पड़ेगी, तो पृथ्वी ज्यादा जल्दी गर्म होगी या ओशन ज्यादा जल्दी गर्म होगी? तो पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी, है ना। एक बात याद रखना, जो लैंड जो है ना वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी गर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी गर्म हो गई तो फिर ये अपने आसपास के एयर को गर्म करेगी, वार्म एयर उठेगा और वार्म एयर उठने के बाद समंदर की ओर मूव कर जाएगा। समझ में आया? और समंदर जो है वो बाद में गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से ठंडी हवा आपको कोस्टल एरियाज में आती है और यही कारण है, यही लैंड और सी ब्रीज जो है यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। और यही कारण है जो सीजन का जो भी प्रभाव होता है वो यहाँ वाला लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इसको ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। नाइट के समय में क्या होता है, तो नाइट के समय में यह यहाँ कहानी ये है, जो अब समंदर हो चुका है गर्म, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है और आपकी पृथ्वी जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पृथ्वी से हवा चलेगी ठंडी वाली और ऊपर से गर्म हवा आएगी समंदर से, ठीक है, और टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। दोस्तों माउंटेन और वैली ब्रीज के बारे में भी समझ लो, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। देखो ऐसा है, जो ये है वैली, यहाँ से दिन के समय में क्या होगी, इस तरीके से हवा स्लोप के हिसाब से ऊपर उठेगी और यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एनाबेटिक विंड, ठीक है, यानी और वैली ब्रीज, ठीक है। और फिर क्या होगा, रात के समय में क्या होगा, ऊपर से ठंडी हवा आएगी नीचे की ओर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कैटाबेटिक विंड और माउंटेन ब्रीज। बस इतना ही आपको समझना है, कैटाबेटिक और एनाबेटिक, ठीक है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म, इंटेंस शॉर्ट लिव स्टॉर्म्स फ्रॉम द क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड। अब ये क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विद थंडर लाइटिंग एंड हैवी रेनफॉल, इसी को हम लोग थंडरस्टॉर्म कहते हैं। टोर्नेडोज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्मॉल स्केल स्पायरलिंग स्टॉर्म्स इस तरीके का आपको दिखेगा विद फनल क्लाउड, ठीक है। वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शन, इस तरीके से ये मूव करेगा, घर वर को उजाड़ते हुए चलेगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है एनसो, यानी कि एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ओशन को पढ़ना शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है वो ओशन है,
है ना? तो जब हम लोग ओशनोग्राफी को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में एनसीईआरटी में ये एक छोटा-सा टर्म दे रखा है एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, वो आपको अ, वैसे ओशन करंट भी पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। लेकिन जितना दिया हुआ है उसके बेसिस पे उतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाना है, ठीक है? देखो, एल नीनो एक तरीके का फेनोमेनन है, ठीक है? मतलब जो चीज़ें होती हैं फेनोमेना है, ठीक है? सबसे पहला सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछेगा, जो ये कहाँ पे होता है? तो बस याद रखना है जो ये पैसिफिक ओशन में होता है। क्लियर है? अब नॉर्मल ईयर में क्या होता है ना, देखो, इक्वेटोरियल जो विंड्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है? ट्रेड विंड्स क्या करती है, जो आपको गर्म हवा को ऑस्ट्रेलिया के इस वाले कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे इकट्ठा करती है, ठीक है? और साउथ अमेरिका में पेरू के पास ठंडी हवा, ठंडा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है? खेल कौन खेल रहा है? तो ट्रेड विंड खेल रहा है, ठीक है? ये होता है नॉर्मल ईयर में। लेकिन एल नीनो ईयर जो आता है, कब आता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वो क्या करता है, जो यहाँ के ट्रेड विंड को कमजोर कर देता है। इसके कारण क्या होता है, जो ये गर्म पानी जो है ना, वो साउथ अमेरिका की तरफ इकट्ठा होने लगता है और ऑस्ट्रेलिया के पास ठंडा पानी इकट्ठा होने लगता है, ठीक है? और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा खासा सुखाड़ भी देखने को मिलता है, ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलता है। तो फिर एल नीनो हुआ क्या? तो एल नीनो ये हुआ, जो वार्मिंग ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है? और जो कि ग्लोबल वेदर को डिस्टर्ब करता है। अब इससे होता क्या है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छा खासा सुखाड़ आ जाएगा, हमारे भारत में भी अच्छा खासा सुखाड़ आ जाएगा। हमारा भारत यहाँ पे है, अगर इसमें आपको कंटिन्यू करें तो यहाँ पे मैं, हमारे भारत में भी अच्छा खासा सुखाड़ देखने को मिलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं, जो एल नीनो ईयर में हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है या फिर ज़्यादा सुखाड़ देखने को मिलता है या फिर ड्रॉट जिसको कहते हैं ना, तो आंसर इज ड्रॉट। हमारे यहाँ ड्राई सारी चीज़ें हो जाती हैं और सुखाड़ देखने को मिलता है, ड्रॉट्स देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मॉनसून को ये इफेक्ट करता है, ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ नहीं होती है। किस समय में? तो एल नीनो वाले समय में, ठीक है? तो वो मॉनसून को भी खराब करता है। और लानिना हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, एल नीनो को स्पेनिश में कहते हैं बेबी क्राइस्ट। अब एल नीनो का ठीक ऑपोजिट है लानीना, यानी कि लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी बच्ची, ठीक है? ये क्या होता है? तो देखो, एल नीनो में जो कंडीशन डेवलप हुआ था ना, इसका ठीक ठीक उल्टा लानीना में होता है। अब आप कहोगे सर, अभी आपने बताया जो नॉर्मल कंडीशन में चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से एल नीनो में चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, फिर लानीना क्या है? तो दोस्तों, जो भी नॉर्मल कंडीशन होता है ना, वो स्ट्रोंगर वे में होगा, उसको हम लोग कहेंगे लानीना। यानी कि यहाँ पे अगर देखो, नॉर्मल में क्या होता है, जो साउथ अमेरिका से वाटर मूव करता है, ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी इकट्ठा होता है। यही चीज़ें ज़्यादा होने लग जाएंगी, यहाँ पे ज़्यादा आपको पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, पेरू के साइड में ठंडा पानी और ऑस्ट्रेलिया के सामने में गर्म पानी। तो इसके कारण हमारे यहाँ बारिश अच्छी खासी होगी। हमारे लिए फायदे का सौदा है। कब ज़्यादा, कब सौदा है? लानीना के समय में, ठीक है? तो इसी को हम लोग लानीना कहते हैं, यानी कि स्ट्रोंगल नॉर्मल ईयर जो है ना, उसको हम लोग स्ट्रोंगर नॉर्मल ईयर को ला नीना कहते हैं, ठीक है? तो ट्रेड विंड्स जो हैं एल नीनो में वीकेंड होती है, लानीना में स्ट्रेंथन होती है। ग्लोबल वेदर, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, वीक मॉनसून, रिड्यूस्ड अटलांटिक हरिकेन्स। अब लानीना में आपको ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड आ जाते हैं, स्ट्रॉन्गर मॉनसून होता है, कोल्डर वेदर होता है और ज़्यादा आपको अटलांटिक हरिकेन्स देखने को मिलेगा, ठीक है? अब भारत पे क्या इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। देखो, एल नीनो वाले समय में मॉनसून वीक हो जाता है, ड्रॉट रिस्क हो जाता है, हीट वेव्स आपको देखने को मिलेंगे। लानीना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, स्ट्रेंथन मॉनसून है, एक्सेस रेनफॉल, लेकिन कभी-कभी फ्लड भी आता है, कूलर विंटर्स देखने को मिलता है, ठीक है? अब कभी-कभी ये पूछ देते हैं, जो ये एल नीनो आता कब है? तो देखो, हर 2 से 7 साल के बीच में आता है और ये 9 से 12 मंथ तक चलता है, कभी-कभी उससे ज़्यादा भी चलता है, ठीक है? और इसी के अल्टरनेटिंग में आपको एल नीनो की जगह में लानीना आता है। सेम साइकिल अल्टरनेटिंग विद एल नीनो, ठीक है? अब इन दोनों के नुकसान भी हैं, जैसे एल नीनो में क्रॉप फेलियर, वाटर शॉर्टेज, वाइल्ड फायर्स, फ्लड, और लानीना में फ्लड डैमेज, एक्सेस रेनफॉल, एग्रीकल्चरल शिफ्ट। तो ओवरऑल हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी, एक बात समझ में आई, जो हीट जो है एक तरीके से इंजन का काम करता है और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके देता है, ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा।
जो हवा को बहाता है, कोरियोलिस फोर्स हवा को डायरेक्शन देता है, फ्रिक्शनल फोर्स हवा को रोकता है, ठीक है। विंड ट्राइज टू बैलेंस प्रेशर बट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय अर्थ स्पिन यानी कि कोरियोलिस फोर्स। ग्लोबल सेल्स एक्सप्लेन द डेजर्ट बेल्ट्स, सब ट्रॉपिकल हाइज, रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल लो। अब यहाँ पे डेजर्ट बेल्ट जो मेंशन है ना, वो हम लोग जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होंगी, ठीक है। वेदर सिस्टम में हम लोगों ने साइक्लोन, फ्रंट्स, ये सारी चीजें देखी, ठीक है, जो किस तरीके से डिफरेंट एयर मास क्लैश करते हैं, ठीक है। और ये भी समझा जो ओशन जो है वो एक तरीके से हीट और मॉइस्चर का फ्यूल है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म का कारण बनता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर इन द एटमोसफेयर। आज नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद हम लोग कोईपन क्लाइमेट और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी खत्म, क्वेश्चंस लगाएंगे।